हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 अध्याय सेकेंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चालक स्थिर विद्युतिकी। कौन सा होगा? चालक स्थिर विद्युतिकी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका देखो जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि चालक स्थिर विद्युतिकी के में चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। जो चालक स्थिर विद्युतिकी है उसमें क्या किया जाता है कि चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि चालकों में गतिशील आवेश होते हैं। जो चालक होते हैं उन चालकों में क्या होते हैं, गतिशील आवेश होते हैं। जो क्या होते हैं, धात्विक चालकों में गतिशील आवेश विद्युत वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कि जो धात्विक चालक होते हैं उनमें क्या होता है, गतिशील जो आवेश होते हैं, गतिशील आवेश वाहक होते हैं, वो कौन से क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो ये चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धात्विक चालक होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धातु में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, जो धात्विक चालक या चालक होते हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मुक्त रूप से क्या करते हैं, वहां पे स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वहां पे वो गति करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ के बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जो पृष्ठ है, धातु का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, या नहीं निकलते। फिर आगे देखो, आगे यहाँ पे हमने जो अगला पॉइंट लिया है वो क्या लिया है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस चालक में या फिर धात्विक चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है उसमें क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे होगा विपरीत दिशा में, कैसे कि किसी भी धात्विक चालक को यदि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से मतलब क्या करेंगे, जिधर धारा बह रही है उससे विपरीत दिशा में वहां पे क्या करेंगे, वो गति करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये सभी को? ठीक है बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं इसमें कि क्या होगा कि जो अगला टॉपिक कौन सा होगा हमारा कि चालक स्थिर विद्युतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो चालक स्थिर विद्युतिकी है वो क्या है। अब आगे क्या है, इसके संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम से। तो वो देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। जो चालक होता है उस चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होता है। अब ये शून्य क्यों होता है, इसका कारण क्या है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी उपस्थिति में जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस बल का अनुभव करते हैं, वो विद्युत बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, वहां से गति होती है, जिससे क्या होती है, इनकी गति होती है। अभी जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी गति क्या होती है, क्योंकि वो एक बल का अनुभव करते हैं, जो विद्युत बल होगा उसका अनुभव करते हैं। तो उसके बल के अनुभव के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अब ये गति करते हैं तो आगे देखो इसमें क्या है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति तब तक चलती रहती है, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनकी गति तब तक चलती रहती है जब तक चालक के पृष्ठ पर एकत्रित होकर बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है, इसको समझना कि इसमें क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कब तक चलती रहती है, जब तक पृष्ठ पर जो चालक है उस चालक के पृष्ठ पर एकत्रित होकर बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो जाए, तब तक ये क्या होता है,
गति करते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें क्या है कि ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे ना हो जाए तब तक ये क्या होता है, गति करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण के बराबर। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे आंतरिक विद्युत क्षेत्र और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो कौन, दोनों क्या है, परिमाण में समान है, पर इनके जो इलेक्ट्रॉन की जो गति हो रही है वो कैसी है, विपरीत हो जाएगी। जो इनकी दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो चालक है उस चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, या फिर मान लेते कोई चालक है, ये क्या है, एक चालक है। उस चालक को कहाँ रख रहे हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है। ठीक है, जब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कहां से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति किधर से कहां तक होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सटीरियर होगा बाह्य विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे क्या है, ये इंटीरियर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कौन सा हो गया, बाह्य, और ये कौन सा हो गया, इंटीरियर, अंदर का आंतरिक विद्युत क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के परिमाण तो क्या है, दोनों का परिमाण तो समान है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र है उन दोनों का जो परिमाण है, मतलब वहां पे वो कैसा है, दोनों का समान है। पर इनपे यहाँ पे दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि जो इनकी दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। दिशा कैसी है इनकी, विपरीत। कि यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटीरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किधर से कहां से किधर जा रहा है, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। और यहाँ पे जो इंटीरियर है, इंटीरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किधर से कहां तक हो रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, किधर से आ रहा है, राइट से लेफ्ट, और ये कहां जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही क्या है, यहाँ पे उन दोनों की गति क्या है, विपरीत है। तो विपरीत होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा E इक्वल टू वो हो जाएगा कितना, E एक्सटीरियर माइनस E इंटीरियर। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में से माइनस करें किसको, आंतरिक विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे माइनस होंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा इस चालक के भीतर वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इसका। क्लियर, देखो अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो आगे बच्चों कि हमने इसका फर्स्ट पॉइंट देख लिया, जो महत्वपूर्ण परिमाण है, जो महत्वपूर्ण परिणाम है उनका फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था कि चालक के भीतर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इसमें जो सेकंड महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या होगा कि आवेशित चालक के पृष्ठ के, जो आवेशित चालक होगा उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक आवेशित चालक लिया है तो उस आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, उस के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये लंबवत क्यों होगा, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि स्थितिक स्थिति में, ठीक है, कि स्थितिक स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि जो चालक के पृष्ठ पर आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। कि स्थितिक स्थिति में क्या होगा कि जो चालक होते हैं वो पृष्ठ पर कैसे होते हैं, आवेश स्थिर होते हैं, अर्थात आवेशों पर लगने वाला बल 0 होता है। ठीक है, कि कोई भी चालक है उस चालक के भीतर हमने पहले पढ़ चुके हैं
कि जो चालक के भीतर है स्थिर विद्युत वो कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश होंगे उस चालक के अंदर जो भी आवेश होंगे, आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे शून्य से क्या मतलब है, ठीक है, बल शून्य होने का अर्थ क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। तो शून्य होने का अर्थ क्या होगा यहाँ पे कि जो चालक के पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का घटक लेते हैं और वो घटक कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। जो चालक का पृष्ठ है उसके अनुदिश हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक विद्युत क्षेत्र का घटक लेना है और वो घटक कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि माना विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ से थीटा डिग्री का, जो थीटा डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, कोण बनाते हुए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये स्थितिक स्थिति में देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक चालक है, ये पूरा क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, एक ही चालक दे रखा है जिसके ऊपर ये कैसा है, आवेशित है, ये चालक कैसा है, आवेशित है। तो इसके यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इसको घटक में लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि चालक के पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का एक घटक लेना है, वो कितना होगा, शून्य। तो यहाँ पे जो घटक है वो कितना है, घटक होगा ई कोस थीटा, और ई कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पे ई कोस थीटा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये क्या है, उस जो चालक पृष्ठ है उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र का एक घटक है जिसको हमने क्या लिया है, शून्य लिया है, ठीक है। अभी शून्य लिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई है वो तो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसके बाहर क्या होगा, शून्य नहीं होता। ये कब होता है शून्य, विद्युत क्षेत्र उस चालक के अंदर, बाहर शून्य नहीं होता, तो नॉट इक्वल टू जीरो। अतः यहाँ पे जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा जीरो के इक्वल। कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। अतः यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना लेना है हमें, 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा, कोस 90 कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। और अब यहाँ पे जब यहाँ पे थीटा का मान 90 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस चालक के किसी भी बिंदु पर, जो विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ पर क्या होगा, वो लंबवत होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि अर्थात स्थितिक स्थिति में जो आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान है वो कितना लेना है, 90 लेना है। जैसे यहाँ पे कोई मान लेते हैं, एक बार देख लो दोबारा कि यहाँ पे कोई चालक है जो कैसा है, आवेशित है। अब इसका इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस पॉइंट पे इसका जो घटक होगा वो कितना होगा, ई कोस थीटा होगा। अब यहाँ पे जो थीटा का मान लेना है, कितना लेना है, 90। तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये थीटा है, ठीक है। इस थीटा का मान कितना लेना है, 90 लेना है, तभी वहां पे क्या होगा, वो जो यहाँ पे चालक के पृष्ठ पर आवेशित, मतलब यहाँ पे क्या लिया था अपन ने कि हाँ यार ये रहा कि आवेशों पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे यदि थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा हमेशा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे देखो इसका थर्ड पॉइंट, तो देखो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा कि स्थितिक स्थिति का मतलब क्या हो गया कि संतुलन की स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर मतलब अंदर, किसी चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। कि संतुलन की स्थिति में यदि कोई भी चालक होता है उस चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, वो देखो। इधर क्या होगा कि इसमें जो पॉइंट लिखा है मैंने इसमें कि हम जानते हैं जो उदासीन चालक होता है, ठीक है, जो उदासीन चालक होता है उसके अंदर क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं। कि जो उदासीन चालक होता है उसमें क्या होता है कि जो आवेश, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो स्थितिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ पर विद्यमान
रहता है। ठीक है, तो समझना इसको क्या बोला गया है कि कोई भी चालक लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई चालक है। ठीक है, इस चालक को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो ये स्थितिक स्थिति मतलब संतुलन की स्थिति में वो क्या होगा, आवेश चालक के पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आवेश है वो इस चालक के क्या होंगे, इस पृष्ठ पे आ जाएंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या होगा इसके पृष्ठ पर विद्यमान होंगे, इस गोले के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसको आगे करते हैं कि चालक के अंदर जो ये चालक लिया है, इस चालक के अंदर गाउस के नियम से देखते हैं। तो गाउस का नियम क्या होता है, यहाँ पे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ पे जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, विद्युत क्षेत्र होगा, और डीएस क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये कितना क्षेत्रफल का है वो डीएस होगा यहाँ पे, और इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा गाउस का नियम। ठीक है, अब गाउस के नियम से हम जानते हैं कि जो चालक होता है उस चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E इक्वल टू 0। कि किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन 0 डॉट ds इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूरा क्या हो गया, 0। तो समीशन q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला है कि यदि कोई भी चालक होता है तो उस चालक के अंदर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब आवेश वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, यदि आवेश अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि उसको आवेशित किया जाता है, यदि उस गोले को यदि आवेशित किया जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो उसके आवेश है वो कहाँ जाएंगे, उसके पृष्ठ पर विद्यमान होंगे। तो इससे हमें क्या मिला कि अर्थात स्थितिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर मतलब अंदर, चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। कि यदि कोई भी चालक है, यदि स्थितिक स्थिति मतलब हो गया यहाँ पे कि संतुलन की स्थिति में, यदि संतुलन की स्थिति में कोई चालक है तो उस चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा कोई अतिरिक्त आवेश है, यदि उसके अंदर कोई आवेश है भी तो वो कहाँ जाएगा, वो पृष्ठ के ऊपर विद्यमान हो जाएगा। यदि उस गोले के अंदर यदि कोई आवेश है तो वो कहाँ जाएगा, उसके पृष्ठ पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि स्थिति में किसी चालक के अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका अगला पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट क्या होगा। अब देखते हैं इसका जो चौथा पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो क्या है कि चालक के समस्त आयतन में, कि जो भी चालक है उसके समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है। ठीक है, जो भी हम चालक लेंगे उस चालक में जो पूरा उस चालक का जो पूरा संपूर्ण आयतन है, उस आयतन में जो स्थिर विद्युत विभव होगा वो कैसा होगा, नियत रहता है। ठीक है, तथा इसका मान पृष्ठ पर भी और भीतर के बराबर समान होता है। यदि यहाँ पे क्या होगा कि आयतन, ठीक है, उस आयतन में जो स्थिर विद्युत विभव होगा वो कैसा होता है, नियत होता है, और जो विभव का मान है वो जितना पृष्ठ पे होगा उतने ही क्या होगा, उसके भीतर होगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि हम जानते हैं चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हम जानते हैं कि जो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तथा चालक के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय घटक कितना होगा, E cos थीटा इक्वल टू 0। ये हमने कब देखा है, 3rd पॉइंट में ये चीज देखी थी अपन ने। ठीक है, या सॉरी 2nd पॉइंट में इसकी ये देखा था कि यहाँ पे क्या होगा कि जो चालक होगा उस चालक के पृष्ठ के स्पर्श रेखीय घटक क्या होगा, यहाँ पे E cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि अतः इसके अंदर या बाहर, ठीक है, जो चालक है उस चालक के अंदर या पृष्ठ के अनुदिश किसी छोटे प्रेक्षण आवेश को गति कराने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। यदि किसी भी छोटे
परीक्षण आवेश, यदि कोई भी छोटा आवेश होगा, परीक्षण आवेश होगा, उसको गति कराने पे यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं करना होगा, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विभवांतर होगा VA माइनस VB इक्वल टू कितना होता है, कार्य बटा आवेश W अपॉन Q नॉट इक्वल टू कितना होगा 0। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो कार्य है वो कितना है, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, W इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, जो विभवांतर है, यदि कार्य 0 आ गया तो पूरा जो विभवांतर वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि विभवांतर 0 है तो विभव क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, नियत रहेगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो विभवांतर वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थात चालक के अंदर जो चालक होगा, उस चालक के अंदर या फिर पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो कैसा होता है, नियत होता है, ठीक है। अब नियत होने का मतलब क्या है कि कोई भी चालक है उसके अंदर जितना विभव का मान होगा पृष्ठ पर भी उतना ही होगा, मतलब दोनों जगह सेम होगा, मतलब यहाँ पे विभव का मान क्या होता है, नियत होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि चाहे जो चालक होगा उसका आकार, आकृति व आवेश विन्यास क्या हो, यादृच्छिक हो। चाहे यहाँ पे क्या होगा, चालक का आकार चाहे कैसा भी हो, या फिर उसकी आकृति कैसी भी हो, या उसके जो आवेश विन्यास है वो चाहे कैसे भी हो, ठीक है, अपनी इच्छा से। यदि यादृच्छिक हो तो भी क्या होगा कि जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, नियत होगा, चाहे वो चालक के अंदर हो चाहे चालक के पृष्ठ पर हो, यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th पॉइंट। क्लियर है। यदि कोई भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसका 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है वो कौन सा होगा कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, कि जो आवेशित चालक है उस आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आवेशित चालक का जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, उसको ज्ञात करने वाले हैं। कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक आवेशित चालक है, उस चालक के ऊपर यदि विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए किसकी सहायता लेंगे, गाउस के नियम की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, इसको ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या होगा कि माना एक आवेशित चालक है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक आवेशित चालक लिया है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है, एक आवेशित चालक है। इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे आवेश दे रखा है, ठीक है। ये चालक के, ये आवेशित चालक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यदि इसमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसमें एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं या फिर कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या बना दिया हमने, इसमें बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया है या फिर कल्पना की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में यहाँ पे क्या करेंगे, विभाजित करते हैं, जिसका ये वाला जो सरफेस होगा ये पृष्ठ S1 होगा, ये इधर वाला जो पृष्ठ होगा वो कितना होगा, S2 होगा, और इसका जो ये वाला पृष्ठ होगा वो कितना होगा, S3 होगा, ठीक है। अब देखो गोले के अंदर यहाँ पे जो ये चालक है, इस चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र और उसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब देखो आगे है गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है, ये गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या होता है, गाउस का नियम होता है, ठीक है। तो गाउस के नियम से देखो पहले जो इसका जो पृष्ठ है S1 पृष्ठ की बात करते हैं तो S1 पे क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि चालक के अंदर क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इक्वल टू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये सरफेस 2 के लिए यानी फर्स्ट सेकेंड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये S2 क्या यहाँ पे क्या होगा S2 सेकेंड पृष्ठ के लिए आएगा S2, ठीक है, प्लस ये आ गया S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जो पृष्ठ 1 है, इस पृष्ठ 1 पे तो जो विद्युत क्षेत्र है वो तो कितना हो गया 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0 डॉट ds वेक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे कि जो पृष्ठ सेकंड है, अब ये वाली जो सेकंड पृष्ठ है, इस सेकंड पृष्ठ पर देखो विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है वो दोनों ही क्या है, इन दोनों के मध्य जो थीटा कोण है वो कितना है 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई ds कोस 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है इसके पृष्ठ पर है। ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ पे होगा, तो इसके ऊपरी भाग में होगा, तो ऊपरी भाग में देखो यहाँ पे जो है इसकी जो विद्युत इसका जो क्षेत्रफल है वो तो x डायरेक्शन में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो y डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का क्या होगा, जो बीच का एंगल होगा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ई ds कोस 90 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो ये तो कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट 0 और ये भी क्या हो गया कंप्लीट 0, क्योंकि यहाँ पे जो cos 90 का मान होता है वो कितना होता है, cos 90 का मान 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। तो यहाँ पे जो cos 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई क्या है नियत होगा, नियत है तो इसको क्या ले लिया बाहर ले लिया और समाकलन कर दिया किसका, इसके क्षेत्रफल का समाकलन कर दिया इक्वल टू में समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया समाकलन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा s, और यहाँ पे जो ds है वो क्या है बेलन का वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल होगा। s यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो बेलन लिया है इस बेलन का जो वर्ताकार भाग है, इसका जो वर्ताकार भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल है ये। ठीक है, और समीशन q इक्वल टू कितना होगा सिग्मा s होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश, सिग्मा s क्या होगा यहाँ पे कि जो पृष्ठीय जो यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ है उसमें जो कुल आवेश है वो कितना होगा सिग्मा s होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज आई है उस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा e डॉट, अब देखो समाकलन ds का वैल्यू कितनी है s है, तो e डॉट s इक्वल टू समीशन q कितना है, समीशन q है सिग्मा s है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा s अपॉन में कितना है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो s से s कैंसिल आउट हो गया, तो e इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास कि जो आवेशित चालक लिया है उस आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है सभी को? अब देखो आगे इसमें क्या होगा, अब देखो आगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यह है विद्युत क्षेत्र, जो ये विद्युत क्षेत्र आया है यह विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। कि जो ये विद्युत क्षेत्र आया है ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि जो पृष्ठ लिया है हमने, जो गाउसियन पृष्ठ लिया है उसके लंबवत होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, देखो इसमें जो इसका आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, यदि सिग्मा ग्रेटर देन हो कहां से 0 से, यदि सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के
लंबवत बहिमुखी मुखी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, ये यदि यहाँ पे क्या होगा कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान यदि 0 से बड़ा होता है तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाह्यमुखी मतलब बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और आगे होगा यदि सिग्मा लेस देन 0, यदि सिग्मा का मान 0 से छोटा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, यदि सिग्मा का मान 0 से छोटा होता है तो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत अंतर्मुखी होगा, मतलब अंदर की ओर होगा। ठीक है बच्चों, यदि इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। धन्यवाद।